मशरिक़ वस्ता एक ऐसा खित्ता है जहां जमीन पर नक्शे बनते हैं मगर फैसले मेजों पर होते हैं। ये वो खित्ता है जहां तेल बहता है, खून बहता है, मुआहदे बनते हैं और फिर वही मुआहदे टूट जाते हैं। यहाँ हर नस्ल ने अमन की बात सुनी है मगर हर नस्ल ने जंग की आग भी देखी है। सवाल ये नहीं कि मशरिक़ वस्ता में जंग क्यों होती है, असल सवाल ये है कि यहाँ अमन क्यों नहीं रहने दिया जाता। इस कहानी का आगाज 1916 से करते हैं। पहली आलमी जंग अपने उरूज पर थी। सल्तनत उस्मानिया कमजोर पड़ रही थी और बरतानिया और फ्रांस एक खुफिया नक्शा बना रहे थे। ये सिक्स पैको मुआहिदा था जिसके तहत उस्मानी इलाकों को बरतानवी और फ्रांसीसी असर के दायरों में बांटा गया। यही वो लम्हा था जब मशरिक़ वस्ता की तकदीर अवाम के हाथ से निकलकर बड़ी ताकतों के मेजों पर जा बैठी। आज जो सरहदें हमें फितरी लगती हैं, इनमें से बहुत सी असल में इसी खुफिया तकसीम की पैदावार थी। इस मुआहिदे ने न सिर्फ इलाके को तकसीम किया बल्कि इस खित्ते के दिल में एक ऐसा बीज बो दिया जो बाद की नस्लों में भी बेएतमादी, तनाज़ा और अदम इस्तेहकाम की सूरत में फूलता रहा। फिर 1917 आया और इसी खित्ते पर एक और फैसला मुसल्लत हो गया। ये बिल्फोर एलामिया था जिसमें फ़लस्तीन में यहूदी कौम के लिए एक कौमी घर की हमायत जाहिर की गई। मसला सिर्फ एक ऐलान का नहीं था, मसला उस वक्त पैदा हुआ जब एक ही ज़मीन पर मुख्तलिफ ताकतों के मुख्तलिफ वादे, मुख्तलिफ दावे और मुख्तलिफ मंसूबे एक साथ टकरा गए। अरबों को एक बात कही गई, सहूनी तहरीक को दूसरी और बरतानवी मुफाद ने इन दोनों के बीच अपनी जगह बना ली। यूं मशरिक़ वस्ता की तारीख में वो बाब खुला जिसने एक खित्ते को सिर्फ जुग्राफिया नहीं मुस्तकिल सियासी जख्म बना दिया। इसके बाद 1948 आया और ये साल मशरिक़ वस्ता की तारीख में एक और बड़े मोड़ की तरह साबित हो गया। इसराइल के क़याम के फौरन बाद अरब रियासतों और फ़लस्तीनी अरबों के साथ जंग छिड़ गई। इस जंग ने इसराइल की बका को तो मुस्तहकिम किया लेकिन इसके साथ फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन बहरान की बुनियाद भी पड़ी। लाखों लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो गए और जो मसला आगाज में सिर्फ एक सियासी तनाज़ा था वो वक्त के साथ एक इंसानी अलमिया बन गया। ये वो लम्हा था जब खित्ते की सियासत में ज़मीन, शनाख्त, नकल मकानी और हक के वापसी जैसे सवाल हमेशा के लिए दाखिल हो गए। फिर 1967 आया और 6 दिन की जंग ने इस खित्ते की सिमत एक बार फिर बदल दी। इसराइल ने इस जंग में गजा, मगरबी किनारा, मशरिकी यरूशलेम, सिनाई और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया और यही मकामात बाद की दिहाइयों में तनाज़ा के सबसे हसास मराकज़ बन गए। इस जंग के बाद मसला सिर्फ सरहदों का नहीं रहा, मसला कब्जे, वापसी, सलामती, शनाख्त और खुद मुख्तारी का हो गया। मशरिक़ वस्ता की जदीद कशमकश को समझना हो तो 1967 को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसी जंग ने तनाज़े के नक्शे को मजीद पेचीदा और मजीद गहरा कर दिया। फिर 1978 और 1979 आए। कैंप डेविड मुआहिदे में मिस्र, इसराइल और अमेरिका ने एक तारीखी सिफारती रास्ता बनाया और बाद में मिस्र और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ। यह बिलाशुबा एक बड़ी पेशरफ्त थी मगर इसने पूरे मशरिक़ वस्ता को पुरसकून नहीं किया। इसने सिर्फ एक महाज को निस्बतन नरम कर दिया। असल मसला वैसे ही मौजूद रहा क्योंकि खित्ते की जड़ में जो अदम एतमाद था वो ख़त्म नहीं हुआ था। हर मुआहिदे के साथ एक उम्मीद पैदा होती रही मगर इसी उम्मीद के साथ एक नई तशवीश भी जन्म लेती रही कि क्या ये अमन वाकई मुस्तकिल होगा या सिर्फ अगली कशीदगी तक का वक्फा है। वक्त आगे बढ़ा तो 2020 में इब्राहिम मुआहिदे सामने आए। मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और बाद में मराकश ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की सिमत कदम उठाया। बज़ाहिर ये खित्ते में एक नई सिफारती जुबान थी मगर इसके बावजूद बुनियादी सवालात हल नहीं हुए। फ़लस्तीनी मसला जूं का तूं रहा, इलाकाई एतमाद भी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सका और यूं ये वाज़िया हो गया कि मशरिक़ वस्ता में महज ताल्लुकात बहाल करने से सुकून पैदा नहीं होता जब तक ज़मीनी तनाज़ात, शनाख्ती झगड़े और ताकत की अदम मुसावात अपनी जगह बरकरार रहें। अब ज़रा आज की तरफ आएँ। 27 मार्च 2026 की अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में लाखों लोग अब भी इमदाद पर मुनहसर हैं और नकल मकानी पाबंदियों और तशद्दुद ने आम जिंदगी को मजीद तोड़ दिया है। गजा में हालात अब भी ऐसे हैं कि बुनियादी बका एक रोज़मर्रा जद्दोजहद बन चुकी है। यही वो जगह है जहां तारीख महज माजी नहीं रहती, हाल बन जाती है। जब एक खित्ता मुसलसल इंसानी दबाव, तबाहशुदा घरों,
कमज़ोर निज़ाम सेहत और बुनियादी ज़रूरियात की कमी में जीता हो तो वहाँ अमन सिर्फ नारा रह जाता है, हकीकत नहीं बनता। लिबनान भी इस वक्त इसी अदम इस्तेकाम की एक और मिसाल है। 30 अक्टूबर 2025 के अपने बयान में यूनिफिल ने वाज़े तौर पर कहा कि इसराइली कार्रवाई शुमाली ब्लू लाइन के पार लिबनान की खुद मुख्तारी और सलामती कौंसिल की करारदाद 1701 की खिलाफ वर्जी है। फिर मार्च 2026 में जनूबी लिबनान में हालात मजीद बिगड़ गए और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एहलकार भी जान से गए। इससे सिर्फ जाहिर होता है कि यह महाज सिर्फ सियासी नहीं रहा, अब इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार, शहरी आबादी और सरहदी सलामती सब एक साथ दांव पर लगे हुए हैं। जब अमन मिशन के लोग भी महफूज ना रहें तो खित्ते के सकून की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं रहता। बहिरा अहमर भी इस बड़े नक्शे से बाहर नहीं। 15 जुलाई 2025 की सलामती कौंसिल की करारदाद 2787 में बहिरा अहमर और यमन से मुतालिक रिपोर्टिंग का मसला बढ़ाया गया, जो इस बात का सबूत है कि समंदरी रास्ते भी अब मशरिक़ वस्ता की कशीदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये सिर्फ एक बहरी मसला नहीं, ये आलमी तिजारत, रसद, ईंधन और समंदरी सलामती का मसला है। जब रास्ते गैर महफूज हों तो जंग का असर बंदूक की गोली से निकलकर जहाज़ों, बाजारों, कीमतों और आम लोगों की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। अब सवाल यह है कि यह खित्ता बार बार क्यों जलता है? इसका एक जवाब जुग्राफिया है। अबनाए हरमस, बहिरा अहमर, स्विस, खलीज फारस, अरब समंदर और इलाकाई बंदरगाहें इस खित्ते को दुनिया की तवानाई और तिजारत के लिए नाकाबिले नज़रअंदाज बना देती हैं। अमरीकी तवानाई इदारे के मुताबिक अबनाए हरमस आलमी तेल गुजरगाही निज़ाम में सबसे अहम मकामात में शुमार होती है और यही वजह है कि यहाँ पैदा होने वाली किसी भी कशीदगी का असर सिर्फ मकामी नहीं रहता, आलमी हो जाता है। यानी ये खित्ता सिर्फ अरबों, ईरानियों, इसराइलियों या तुर्कों का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया की मईशत के लिए बड़े हिस्से से जुड़ा हुआ खित्ता है। दूसरा जवाब ताकत है। यहाँ ताकत सिर्फ फौज नहीं, ताकत सिर्फ सरहद नहीं, ताकत सिर्फ तेल नहीं, ताकत इस खित्ते में मफादात के उस जाल का नाम है जिसमें हर बड़ी कुव्वत अपना हिस्सा चाहती है। कोई समुद्री रास्ता चाहता है, कोई तवानाई चाहता है, कोई इत्तेहादी चाहता है, कोई असर चाहता है, कोई दुश्मन को कमज़ोर देखना चाहता है और कोई खित्ते के किसी एक मुल्क को अपने तवाज़ुन कुव्वत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस खेल में मकामी अवाम अक्सर सबसे आखिर में आते हैं और सबसे ज़्यादा कीमत भी वही अदा करते हैं। जब फैसला अवाम के मुफाद से हटकर बड़े मुफाद के मुताबिक हो तो अमन कभी मुस्तकिल नहीं रहता। तीसरा जवाब एतमाद की कमी है। मशरिक़ वस्ता में मसला सिर्फ ये नहीं कि जंगें हुई, मसला ये है कि इन जंगों ने ताल्लुकात के नीचे जो ज़मीन हिला दी वो आज तक पूरी तरह संभली नहीं गई। एक मुआहिदा दूसरे मुआहिदे पर शक पैदा करता है, एक जंग अगली जंग की बुनियाद बन जाती है, एक हमला दूसरे फरीक को मजीद सख्त कर देता है और एक सियासी फैसला पूरे खित्ते में रद्द अमल पैदा कर देता है। इसलिए यहाँ अमन की कोशिशें बार बार उठती हैं, मगर साथ ही इतने ज़्यादा खदशात भी पैदा हो जाते हैं कि उम्मीद कमज़ोर पड़ने लगती है। यही वो फिज़ा है जो मशरिक़ वस्ता को कभी मुकम्मल सांस ना लेने देती है। अगर इस कहानी को एक सीधी लकीर में समझना हो तो यूं समझें, 1916 में नक्शा ताकत ने बनाया, 1917 में दावे मजीद बढ़ गए, 1948 में जख्म खुल गए, 1967 में कब्जे ने मसला गहरा कर दिया, 1978 और 1979 में एक महाज नरम हुआ मगर मसला ख़त्म ना हुआ, 2020 में सिफारत ने एक नया रास्ता दिखाया मगर तनाज़ा बाकी रहा, 2026 में गजा, लेबनान और बहरा अहमर हमें ये बता रहे हैं कि ये खित्ता अब भी सकून नहीं बल्कि दबाव की हालत में जिंदा है। ये किसी एक जंग की कहानी नहीं, ये सदी भर के ताकत, खौफ, मुफाद और बेएतमादी की कहानी है। और आखिर में यही नतीजा निकलता है कि मशरिक़ वस्ता कभी इसलिए पुरसकून नहीं होता कि इसे सिर्फ खित्ता समझकर नहीं देखा जाता, बल्कि इसे हमेशा ताकत के चश्मे से देखा जाता है। यहाँ ज़मीन भी अहम है, पानी भी, तेल भी, बंदरगाहें भी, आबनाएं भी, मज़हब भी और इंसान भी। जब इतनी सारी चीज़ें एक ही खित्ते में एक साथ बोझ बन जाएं तो सुकून एक मुश्किल तरीन मकसद बन जाता है। इस खित्ते की तारीख हमें यही सिखाती है कि जब तक फैसले ताकत के बजाय इंसाफ, मुफाद के बजाय एतमाद और कब्जे के बजाय खुद मुख्तारी पर नहीं होंगे, मशरिक़ वस्ता की बेचैनी ख़त्म नहीं हो सकती। और यही वो सवाल है जो हर दौर में जिंदा रहेगा। क्या ये खित्ता कभी अपनी मर्जी से जिएगा या हमेशा किसी और के नक्शे पर चलता रहेगा?